Hello students, today we will discuss new economic policy element privatization. And what is privatization? Means transfer of ownership, management and control of public sector enterprises to private sector. जहाँ पे पहले पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कंट्रोल था, मैनेजमेंट थी, उसको ट्रांसफर कर देना प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, इसके दो मेथड्स होते हैं ट्रांसफर के। एक तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, या तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर कर दे। सेकंड, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो उसके शेयर्स थे वहां पे, सेलिंग ऑफ इट्स शेयर टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि अपने जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देना, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। और ये प्राइवेटाइजेशन क्यों की गई? क्योंकि पब्लिक सेक्टर को ये फेथ था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसको अच्छे से इस मतलब ग्रोथ के लिए जरूरी है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो हमारा जो पर्पस यही था कि फॉर दी स्पीड ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी की स्पीड को बढ़ाना। तो इन्होंने क्या किया, पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, जो जहां पर इनका 51% शेयर था, जहां जहां वो तो जो इंडस्ट्रीज थी वो आ रही थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और जहां पे जो शेयर अगर 49% है, वो जो थी कैटेगरी वो जो था होल्डिंग उसकी प्राइवेट सेक्टर के पास थी। ठीक है, जहां पर शेयर्स पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का शेयर 51% था, तो वो जो थी वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। और जहां पे गवर्नमेंट का शेयर 49% था, वो प्राइवेट सेक्टर को मतलब डोमिनेट प्राइवेट सेक्टर था वहां पे। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट में जो उनके प्रॉफिट के बेस पे कुछ जो थी अपने पास उसके एंटरप्राइजेस, उसको नेम दिए गए महारत्न। महारत्न जहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत सारी अच्छा रेवेन्यू मिल रहा था, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न हो रहा था। ठीक है, ये जो महारत्न हैं, 13 महारत्न है। आपको वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कौन कौन से, जैसे मेन में जैसे आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एसएआईएल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, 13 है ये महारत्न। ठीक है, तो दूसरे फिर आ रहा है जहां से थोड़ा सा प्रॉफिट कम अर्न हो रहा था, सबसे ज्यादा जहां से प्रॉफिट अर्न हो रहा था दैट वाज महारत्न। ठीक है, जहां से थोड़ा सा कम प्रॉफिट था दैट वाज नवरत्न, उसको नवरत्न की कैटेगरी में दिया गया। नवरत्न में यानी कि इसमें नियर अबाउट 25 आपके पास नवरत्न जो है कंपनीज हैं। ठीक है, फिर आ रहे थे जो उससे भी कम प्रॉफिट अर्निंग थी, दैट इज मिनी रत्न। इसकी दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। फिर मिनी रत्न 1 सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मिनी रत्न सेकंड सीपीएसई, फर्स्ट में 64 थी और दूसरे में 12 थी, यानी कि टोटल 76 इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ रही थी मिनी रत्न के, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मतलब आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। होता क्या, बस प्राइवेटाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ऑनरशिप को ट्रांसफर करना। ठीक है, और दो तरह से होती है ये मेथड्स, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है या डिसइन्वेस्टमेंट करके। पर्पस क्या था उनका, पर्पस था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छे से मतलब जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं उसको बिजनेस में वो अच्छे से टैकल कर पाएगा। तो इसीलिए उनको मैनेजरियल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की गई। मैनेजरियल कैपेबिलिटीज मतलब कोई भी जो प्लानिंग है, कुछ भी अपने इंडस्ट्री सेटअप उसके लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी स्ट्रेटजी बनानी है, जो भी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, ये सारी अथॉरिटीज प्राइवेट सेक्टर को दी गई। ठीक है, कि फॉर द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, दिस वाज अबाउट आपके पास प्राइवेटाइजेशन। और ये जो अपने लिबरलाइजेशन है और प्राइवेटाइजेशन है, इन दोनों का ही आउटकम्स ही हमारे पास आई ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या थी, आउटकम ऑफ पॉलिसीज, उन्हीं दोनों पॉलिसीज का आउटकम है। इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन है क्या, यानी कि इसका एम था बॉर्डरलेस वर्ल्ड, यानी कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की कोई सीमा ही नहीं है हमारे, जहां मर्जी हम फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थी, कैपिटल थी, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स थी, वन होल, सारा एक है, वन, यानी कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ठीक है, तो यानी कि ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जब मान लीजिए जब कोविड आया, चाइना में सबसे पहले इम्पैक्ट देखा गया था केस, तो हमारी सारी इकोनॉमी पे इसका असर पड़ा, इफेक्ट पड़ा बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कहीं कोई अमेरिका की मार्केट में कुछ भी फ्लक्चुएशन आती हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ता है,
बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या था, एक फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है आपके पास, मीनिंग इंटेग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय रिमूवल ऑफ बैरियर्स और इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। जो भी ट्रेड थे हमारे उस पर रिस्ट्रिक्शन थी उसको रिमूव कर देना, तो एक यानी कि वर्डलेस बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना था। ठीक है, तो इसके लिए जो उसमें थी आपके पास ग्लोबलाइजेशन में, तो जो रुपीस थी पहले तो उसको पार्शियल कन्वर्ट किया जाता था, स्टार्ट कर दिया गया कि यानी कि जो भी कन्वर्ट करना है रुपी को अगर दूसरी करेंसी में हमने, तो हमें कुछ लिमिटेशन थी, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी थी। तो फिर उसको बाद में फिर फुली कन्वर्ट यानी कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम उसको फुली कन्वर्ट कर सकते थे, कोई लिमिटेशन नहीं थी। तो सिर्फ मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी रुपी की क्या वैल्यू है, हमने डॉलर के मतलब अगेंस्ट कितने रुपीज पे करने हैं, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाएगा। ठीक है, तो जो ग्लोबलाइजेशन थी इसका जो, इसके लिए सबसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में सेटअप की। ठीक है, ये जो 19 उसके पे क्या कहते हैं 48 में गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, उसी का ही मतलब WTO उसका ही सक्सेसर है। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसका सेटअप हुआ। ये सक्सेसर ऑफ गैट, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, फुल फॉर्म पूछी जाती है WTO की और इसकी भी, और इसके ईयर ये 1995 है और ये 1948। ठीक है, और इसमें तब एट दैट टाइम 23 कंट्रीज थी, अब इसमें WTO में आपके पास 164 कंट्रीज हैं। इन्होंने क्या किया, जो भी बैरियर थे ट्रेड पे, बायलेटरल जो ट्रेड है, बायलेटरल मतलब जो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, या मल्टीलेटरल या दो से मतलब ज़्यादा देशों के साथ जो डीलिंग हो रही है, मोर देन 2 कंट्रीज के साथ, तो उन सब रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया, टैरिफ और जो भी नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, क्लियर। और एक आपके पास जो ग्लोबलाइजेशन का था सबसे बड़ा इम्पैक्ट उस पर पड़ा, आउटसोर्सिंग। आउट सोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है हमने अपनी कोई भी अपनी जो मतलब हायर करना बाहर से, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए आपने आउटसोर्सिंग हायर बिजनेस, जो आपके पास हायरिंग बिजनेस सर्विसेज है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज से हायर करनी। ठीक है, यानी कि मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्लियर। तो क्योंकि ये हमारी जो इंडिया है उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ग्रोथ की, तो जो इंडिया के आपके पास जो है ये BPO, ये अब काफ़ी सारे फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, BPO मतलब जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, काफ़ी सारे इसमें फॉरेन एक्सचेंज हमें अर्न हो रहा है इसके बायस से। तो होता क्या, आउटसोर्सिंग, क्लियर, एक्सटर्नल सोर्स से मतलब हायर करना अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, जो सर्विसेज है बाहर से हायर करनी। ठीक है, तो इंडिया जो एडवांस कंट्री है, मतलब डेवलप्ड कंट्री, इसके अगेंस्ट उन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, उस पर इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। पॉजिटिव कैसे, अगर जो मतलब इंडिया में जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने काफ़ी ग्रोथ की है जैसे, तो बाहर की कंट्रीज़ को जो इंडिया से एक तो स्किल्ड लेबर मिल रहे थे, दूसरा मतलब कम रेट पे, चीप रेट पे उनको यहाँ से जो सर्विसेज प्रोवाइड वो मतलब हो रही थी। ठीक है ना, अगर वो वही सर्विसेज बाहर से हायर करते तो उनको कॉस्टली पड़ रही थी। इसलिए जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो आउटसोर्सिंग के अगेंस्ट हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री है वो इसके फेवर में थी। ठीक है, फिर आपके पास आ रहा है जो वर्ड जो इसके ग्लोबलाइजेशन के फेवर और इसके अगेंस्ट भी मतलब पॉइंट पूछे जा सकते हैं। फेवर में क्या पॉइंट्स हुए, देखो अपनी तो फिर वही डेवलपिंग कंट्री को तो फेवर में थी, आउटसोर्सिंग हुआ। ठीक है, फेवर में और कुछ पॉइंट्स जैसे इंजॉय गुड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, फिर ग्रेटर कनेक्टिविटी बन गई, कंट्रीज की ग्रेटर कनेक्टिविटी, जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट की जो स्पेस थी, स्पीड थी, वो इंक्रीज हुई। ठीक है, अगेंस्ट अगेंस्ट ये क्या बना, एबल टू एक्सपैंड देयर मार्केट्स, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनको मौका मिला जो हमारी मतलब डेवलपिंग कंट्री में अपनी मार्केट को सेटअप करने के लिए, क्योंकि स्टिफ कंपटीशन रेज हुआ, मतलब पैदा हुआ, राइज हुआ स्टिफ कंपटीशन में जो हमारी मतलब compete करना हमारा मुश्किल हो रहा था, उनकी बेटर गुड्स थी। तो दैट्स वाई ये आपके पास जो फेवर्स इन पॉइंट्स इन फेवर में और अगेंस्ट, क्लियर है। और अब आपको जो है
इस पे जो क्वेश्चन है हमारे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर हैं? ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली अप्रेजल बताना है हमने, जो जो भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो मैं आपको आप नोट डाउन कर सकते हो। पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़े? पॉजिटिव हमारा सबसे पहले इफेक्ट था इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ, हमारी जो इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई। क्लियर। सेकंड, इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हुआ जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है। राइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में उसमें भी हमने मतलब इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, तो दैट्स वाई जो फिर मैंने जो बीओपी डेफिसिट चल रहा था उसको भी हम मेंटेन कर पाए। राइज इन एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट में राइज हुआ। कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है ना, तो पहले इंपोर्ट्स पे काफ़ी सारी ड्यूटीज थी, तो हमें अपनी ही कंट्री में गुड्स की प्रोडक्शन करनी पड़ती थी, कॉस्टली भी पड़ती थी, तो जिसके कारण बाहर से जो इंपोर्ट करने के बाद चीज़ों में मतलब स्पेशलाइजेशन के कारण इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल हुआ। इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, क्लियर, प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज। चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट, जो हम पहले हमारी जो कंट्री का फिजिकल डेफिसिट था, एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे, सोर्स ऑफ रेवेन्यू कम थे, वो हमारा इंक्रीज हुआ। ठीक है, एक इंडिया को इसकी अपनी ही एक अच्छी रेपो बन गई। ठीक है ना, ये सारे आपके उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। और नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या आ रहा है? नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है आपके पास निग्लेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी इसने इम्फेसिस दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, ये वन साइडेड ग्रोथ की मतलब। सेकंड पॉइंट, अनबैलेंस्ड ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया जा रहा था। दूसरा, इन्फ्लेशन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फूड करप्शन, फूड फूड जो प्रोडक्शन थी फूड गुड्स की उसकी कम होगी, कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो जिसके कारण क्या हुआ, हमारी अपनी ही इकोनॉमी में जो फूड ग्रेन है उसके रेट्स में प्राइस राइज करने लगे। ठीक है। फिर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हो रही थी वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ था। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, यानी कि जो बहुत सारी लोगों को वैरायटी मिलने लग पड़ी थी गुड्स की, तो ठीक है, वो जिसके कारण वो अपनी ज़्यादा पैसा वेस्ट करने लग पड़े थे, स्पेंड थ्रिफ्ट बन गए थे। दूसरा, हमारी जो कल्चरल इरोजन हुआ, यानी कि जो अपनी इंडिया की जो अपनी संस्कृति की जो गुड्स थी, हम उनको भूल के जो बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज इधर आके स्टैब्लिश हो रही थी उनकी गुड्स को मतलब उनके जो भी गुड्स को यूज़ करने लग पड़े, तो जिससे हमारी अपनी इकोनॉमी का कल्चरल इरोजन हुआ। ठीक है ना, बाहर की वेस्टर्न कल्चर इधर इंडिया में बढ़ने लगी। ठीक है, ये आपके पास थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डब्ल्यूटीओ भी क्लियर आपको, आउटसोर्सिंग, और उसके बाद जो आपके इसका हमारी इकोनॉमी पे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों का पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके बाद छोटा सा आपका एक लेक्चर रह गया डिमोनिटाइजेशन एंड जीएसटी, वो मैं आपको एक आध दिन में डिलीवर करूँगी। ठीक है, टिल बाय बाय, लर्न करते रहिए साथ साथ।